रिकॉर्डिंग। तो मान इसको क्रॉस करने के लिए आराम से रुके हो पानी में, तो कोई वुमन है और उसको करना है यहाँ से स्विम करते हुए और यहाँ पे आएगी सीधे के सीधे। सपोज इसकी स्पीड है VW, है ना। तो हम 1 डायमेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चैप्टर में 2 डायमेंशन की इन अ प्लेन। लेकिन क्या होगा अगर ये रिवर भी फ्लो करने लगे, रिवर फ्लो से मतलब कि पानी की डायरेक्शन इस तरह से फ्लो करने लगे, और ये सपोज इसको हमने बोला इसकी स्पीड है कितनी VR, और इस वुमन को यहां से स्टार्ट करके यहां पे पहुंचना है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, तो मैंने कल भी बोला था, अब यहां पे बोलेंगे रिलेटिव स्पीड ऑफ वुमन विद रेस्पेक्ट टू रिवर। मेरी बात फिर से, रिलेटिव स्पीड ऑफ वुमन विद रेस्पेक्ट टू रिवर। तो जिसके रेस्पेक्ट में वो करना है, जैसे कल बोल रहे थे कि उसको रेस्ट में कंसीडर कर लेंगे। तो अब क्या होगा, अगर ये वुमन सीधी आती है और पानी भी रहता है तो ये कहां पहुंचती, पानी फ्लो करता है और इसको सीधा, इसका मन है सीधा यहां आने के लिए, तो ये यहां पहुंच जाती है ना। लेकिन अब इसको, इसीलिए मैंने बोला कि अगर हम इसको विद रेस्पेक्ट टू रिवर की बात करेंगे तो रिवर को स्टिल कंसीडर करें, और इसको पहुंचना अगर यही है तो क्या करेगी, वैसे ही पहुंचती है, आगे पहुंचेगी कहीं पे, कितना डिस्प्लेसमेंट आगे लेगी, तो वो किसकी वजह से होगा, पानी की वजह से। लेकिन अगर हम बोले कि रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए तो ये वाला पाथ लोगे, ये डिसाइड करोगे, तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तभी तो रिलेटिव निकल के आएगा। या हम बोले कि हमारी जो रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड ऑफ वुमन VRW इक्वल्स टू, वैसे करते क्या हो आप, मीन्स अगर हम ले तो क्या होगा, VR प्लस VW, सॉरी मैं उल्टा कर दिया, रिलेटिव स्पीड ऑफ वुमन विद रेस्पेक्ट टू रिवर। तो वुमन प्लस रिवर दोनों वेक्टर फॉर्म में है ना। तो VW और VR के लिए क्या लेना है कि अब हम ऐसे कंसीडर करें कि वो पानी आराम से रुका हुआ है, अब वो खुद चल रही है। मेरी बात को समझो बच्चों, मैंने कल बोला था जिसके रेस्पेक्ट में लेते हैं उसको हमेशा कैसा कंसीडर कर लोगे, रेस्ट में। अगर ये रेस्ट में हो गया वाटर तो फिर क्या होगा, वुमन ऐसे चलेगी, मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि पानी आगे की तरफ चलता है। तो एक डायरेक्शन ये और दूसरी डायरेक्शन उसकी ये, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे रहेगा। अरे ठीक है, तो जब दो का रिजल्टेंट हम निकालेंगे तो यहां पे क्या करना होगा हमें, ये क्या होगा, अगर IJ की टर्म में रखें, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वे में XY प्लेन, तो सपोज ये हमारा X एक्सिस, ये Y एक्सिस, इसमें I कैप पॉजिटिव, I कैप नेगेटिव, ये J और ये माइनस, इस तरह से। तो क्या लोगे इसमें, VW नीचे की तरफ आती है तो सपोज माइनस है, तो माइनस J, ठीक। VR अभी वो फॉरवर्ड थी, लेकिन हमने कहा उसको रेस्ट में कंसीडर कर ले। अब क्या होगा, उसको ऐसे लगेगा कि जैसे पानी, देखो बच्चों, अगर रिवर को हमने, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू रिवर कर रहे हैं, तो रिवर के पार्टिकल मीन्स पानी के पार्टिकल आगे जाएंगे, अगर वो कंसीडर कर ले तो उससे क्या लगेगा कि जैसे पानी के पार्टिकल उसकी तरफ आते हैं, तो माइनस VR और ये I, दोनों की वैल्यू प्लस होगी। कैसे करोगे, अब VWR इक्वल टू अंडर द रूट VW स्क्वायर प्लस VR, इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स,
अब ये क्या चीज है, इसको समझना है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। मान के चलते हैं अभी हमारे पास ये एक्स एक्सिस, यहां पे वाई एक्सिस, और किसी वेक्टर ए को रिजोल्व करना है। पहले तो समझो रिजोल्यूशन होता क्या है। मींस एक वैल्यू को दो अलग अलग डायरेक्शन में उनकी वैल्यू क्या होगी। जैसे अभी ये बॉडी है हमारे पास, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाता हूं इस डायरेक्शन में F1, दूसरा फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में F2, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, ये दोनों के बीच में कहीं पर। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल है, F1 और F2 इक्वल है, मान के चलो ये भी 4 न्यूटन, ये भी 4 न्यूटन, कुछ भी हो सकती है इक्वल वैल्यू, तो दोनों रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, 45 डिग्री, है ना। tan अल्फा कल बताया था, tan अल्फा इक्वल टू क्या बोलते हैं कि दूसरे वाला F2 साइन थीटा, थीटा से मतलब क्या है, दोनों के बीच का एंगल, और ये कितना है 90 अपॉन F1 प्लस F2 कोस 90, कोस 90 तो जीरो होगा, तो ये आ जाएगा F2 अपॉन F1 क्योंकि साइन 91, और यही तो होगा। अगर मैं इसी वेक्टर के सामने पैरेलल एक ड्रॉ करता हूं तो tan अल्फा क्या होता है, tan 45 क्या होगा, फिलहाल थीटा निकालना है ना मैं, ये अल्फा मुझे नहीं पता कितना है, ये अल्फा बोला मैंने, तो tan अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, F2 अपॉन F1, दोनों इक्वल है, ये 1, tan में किसकी वैल्यू 1 आती है, 45 की, है ना, तो tan अल्फा इक्वल टू tan 45, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं। तो खैर ये तो मैथमेटिक्स हो गई। जो बात मैं बताने जा रहा था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, वो क्या है वो समझो। किसी एक बॉडी के ऊपर टू फोर्स अप्लाई है अभी यहाँ पे, F1 और दूसरा F2, दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री, यहां पर दोनों के बीच 90 है। लेकिन मैंने बोला हुआ है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर 2 या 2 से ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी केवल वन डायरेक्शन में मोशन करती है, और उसके ऊपर वो एक्सपीरियंस भी ये करेगी कि जैसे एक ही फोर्स लगी हुई है। एक फोर्स कैसे, कि इन दोनों का रिजल्टेंट एक डायरेक्शन में आएगा। अब इसका उल्टा लेंगे, फिर से मेरी बात को समझो। इसी एक बॉडी के ऊपर हमने कई सारे फोर्स लगाते हैं, इधर भी, ये डाउनवर्ड इस साइड में, लेकिन ये बॉडी मोशन किधर करती है, अलोंग ओनली अलोंग वन डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट एक ही होगा। मींस किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं, सब चारों तरफ से खींच रहे हैं उसको, लेकिन बॉडी किसी एक या तो मोशन करेगी नहीं, वो कंडीशन कौन सी होगी, बैलेंस, हमने पढ़ा था, है ना, जो अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस 9th में पढ़ चुके हैं। बैलेंस में सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो होता है, अनबैलेंस में जीरो नहीं होता। तो सपोज यहाँ पे जीरो नहीं है तो बॉडी एक डायरेक्शन में चलेगी, मींस एक रिजल्टेंट होगा। यहाँ पे दो फोर्स की बात है तो दोनों का एक रिजल्टेंट होगा, सपोज ये दोनों के बीच ही हो सकता है। अब इसका उल्टा लेते हैं, अगर एक फोर्स लगा है तो क्या इसकी, एक फोर्स ऐसे लगा है जैसे मैंने अभी ये किया, ये सपोज एक वेक्टर है, किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी बॉडी के ऊपर अप्लाइंग फोर्स को, और जिसकी वजह से बॉडी ऐसे चलती है, एक्स एक्सिस में भी नहीं, वाई में भी नहीं, मींस दो प्लेन में चलती है, तो कोऑर्डिनेट एक्स वाई की फॉर्म में होंगे। अब मैंने क्या किया, यहां तो दो का एक रिजल्टेंट बनाया था, यहां उल्टा करेंगे, एक का दो रिजल्टेंट लेके चले। मींस ये कि ऐसे बताओ कि मान के चलते हैं ये एफ फोर्स लगी है किसी बॉडी पर जो यहां पे है, तो इसकी वैल्यू एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी है और वाई के अलोंग कितनी है, क्योंकि बॉडी तो एक्स एक्सिस के अलोंग भी चल रही है और वाई के अलोंग भी। फिर से समझो, मान के चले प्लेन है पूरा, अगर बॉडी ऐसे चलती खाली तो एक्स एक्सिस के अलोंग होता, खाली वाई के अलोंग चलती तो वाई बोलते, लेकिन ना तो वो एक्स है ना वाई, दोनों में है। भाई यहाँ पे अगर बॉडी कुछ टाइम के बाद यहाँ आती है तो जब हम जो ऑब्जर्व करते हैं तो एक्स की भी वैल्यू मिलती है,
और y की भी वैल्यू मिलती है। इसका मतलब x और y दोनों डिस्टेंस चलती है, वो डिस्प्लेसमेंट x और y में दोनों में है। इसका मतलब फोर्स भी दोनों के अलोंग जो जरूर होंगे। भाई अगर किसी बॉडी में फोर्स लगा एक्स एक्सिस तो एक्स की डायरेक्शन में, y के अलोंग लगा है तो y में, लेकिन यहाँ तो दोनों ही हो मिलते हैं। इसका मतलब दोनों एक्सिस के अलोंग फोर्स भी होगा। तो इस प्रोसेस को कि जब केवल बॉडी पर फोर्स एक लगी होती है लेकिन उसको हम कई सारे कंपोनेंट में निकालते हैं तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन। समझ आ गया? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या है कि उसके कंपोनेंट को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड के अलोंग निकालने के लिए जो वैल्यू निकालेंगे वो हमारे क्या होंगे, रिजोल्यूशन। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिजोल्यूशन। तो अब ये कैसे होगा वो समझना है। मान के चले ये वेक्टर ए है, वहां तो मैंने फोर्स ले लिया था, जो थोड़ी फोर्स ही हो सकता है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकती है, मोमेंटम भी हो सकता है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। तो ये वेक्टर ए है। अब इस वेक्टर को हमने क्या किया, और ये सपोज ये वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा। ठीक है, तो ये थीटा बनाएगा। अब इसकी हम वैल्यू लेंगे, तो इसके पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको पॉइंट देते हैं, ये ओ, ये पी और ये पॉइंट क्यू, इस तरफ। ये वेक्टर ए और इस वेक्टर की कौन सा है, ये पोजीशन वेक्टर है बच्चों। किसी बॉडी की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। जो बॉडी क्यू पे रखी है उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कौन सा वेक्टर ड्रॉ किया है, ओ क्यू, और नाम क्या है इसका, ए। तो ए वेक्टर कितना एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, थीटा। तो अभी हमने क्या किया, हमें निकालना है कौन सा, एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी कितनी वैल्यू है और वाई के अलोंग। मीन्स ऐसे समझो कि वेक्टर ए जो है ये फोर्स हो सकता है, मोमेंटम, कुछ भी, तो इसकी कितनी वैल्यू एक्स एक्सिस के अलोंग है, कितनी वैल्यू वाई एक्सिस के अलोंग है। अभी ऐसे समझो कि टू कंपोनेंट है इसके, उन दोनों का रिजल्टेंट ए है। अब मैं उल्टा कर रहा हूं उसका, ए को हम दोनों कंपोनेंट की टर्म में निकालेंगे। अब कैसे निकालोगे, देखो, अब यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री मेथड यूज करते हैं। अगर ये वेक्टर ए है तो इस वेक्टर को अब ऐसे समझो एक लाइन है, जैसे मैंने बोला हुआ है 1 सेंटीमीटर, इस तरह से कंसीडर करके ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एक लाइन है और इसका मैग्नीट्यूड यहां से लेके वहां तक मैग्नीट्यूड है। अब हम क्या कर लें, इसकी वैल्यू को निकाल लें और इसको, है ना भाई, इसको निकाल लिया तो एक्स एक्सिस के अलोंग आ जाएगा, इसको निकाल लेंगे तो वाई एक्सिस के अलोंग आ जाएगा। इन दोनों को निकाल लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कंपोनेंट मिल जाएंगे। तो कंसीडर इन द फिगर अ वेक्टर ए मेक्स द एंगल थीटा with the axis x, or now in right angle triangle OPQ sin थीटा। sin थीटा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमें हाइपोटेनियस पता है, और हाइपोटेनियस किसके फॉर्मूले में आता है, हाइपोटेनियस किसके, साइन और कोस, है ना। सेक और कोसेक के भी आता है, लेकिन वो नहीं लेके हमने साइन लिया है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, एंगल के सामने वाली साइड पी क्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ओ क्यू। तो पी क्यू हमें चाहिए, तो पी क्यू इक्वल टू ओ क्यू साइन थीटा। एक तो ये आ गया। दूसरा, इसी ट्राइंगल में हमने क्या निकालना है, बेस चाहिए। तो बेस के लिए क्या करना है, कोस थीटा, कोस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस ओ क्यू। तो ओपी इक्वल टू ओ क्यू कोस थीटा, ये भी आ गया। अब ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, हमें यही तो पता था, इसमें और उसमें चाहिए। भाई ये मैग्नीट्यूड ए है और मैग्नीट्यूड को हमने किससे लिया है, लाइन से रिप्रेजेंट किया। जितनी लंबी लाइन उतनी उसकी वैल्यू। जैसे मैंने बोला फोर्स 1000 न्यूटन है सपोज, तो अब इसको कॉपी में कैसे ड्रॉ कर सकते हो आप 1000 न्यूटन को, 100 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 100 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये ओ क्यू की वैल्यू ए साइन थीटा, और ये ओपी इक्वल टू ए कोस थीटा।
ठीक है, तो अब आपको निकालना है क्या, पी क्यू मीन्स, और पी क्यू किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। तो वाई एक्सिस के लोग वेक्टर ए का कितना कंपोनेंट है, बोलो, ए साइन थीटा। तो इस डायरेक्शन में जो वैल्यू होगी वो होगी ए साइन थीटा, और एक्स एक्सिस में कितना होगा, ए कोस थीटा। समझ आ गया। अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमें ए मिलेगा रिजल्टेंट। कैसे, देखो जरा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए कोस थीटा होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और साइन ए स्क्वायर दोनों में कॉमन है, और ये क्या हो जाएगा 1, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 को प्लस करके वेक्टर की वैल्यू आई है, रिजल्टेंट वेक्टर की। यहाँ ऐसे समझो कि रिजल्टेंट वैल्यू से हमने उसके कंपोनेंट निकाल लिए, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंपोनेंट निकालने के लिए रिजोल्यूशन। तो हमने क्या किया, इस तरह से हम उसको निकाल सकते हैं। याद रखना, कहीं भी कोई वेक्टर होगा और उस वेक्टर से हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग वैल्यू निकालनी होंगी, तो याद रखना, जिधर वो वेक्टर, ये वेक्टर लाइन जिस एक्सिस के साथ भी एंगल बनाएगी उधर हम उसके साथ क्या लिखेंगे, कोस थीटा, और उससे 90 डिग्री पर लिखेंगे साइन थीटा। फिर से समझो, मान के चलते हैं इस बार मैंने ऐसे लिया, ये वेक्टर ये और ये एंगल बनाता है थीटा, ये हम इससे निकाल लिया। तो मैंने बोला जिधर एंगल होगा, जिस साइड एंगल होगा, बोले सर एंगल तो इधर भी है 90 माइनस थीटा, ये आपका मन कर जिधर करे। अगर हमें गिवन थीटा यहाँ पे, तो आप इधर भी लिख सकते हो, फिर 90 माइनस थीटा दूसरा रूल लगाएंगे। यहाँ देखना अभी जरा, तो वेक्टर ए किसके साथ बनाता है थीटा एंगल, वाई एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस ये है, तो वैल्यू क्या आएगी वाई एक्सिस के लोग, ए कोस थीटा। याद रखना सर वहां तो साइन लिखा है या कोस, क्योंकि थीटा तब एक्स एक्सिस के साथ था, इस बार वाई एक्सिस के। मैंने कहा मेथड बता रहा हूं आगे के लिए, जो नहीं इतना लंबा चौड़ा करना। ये याद रखना, जो भी कंपोनेंट होगा, जो भी वेक्टर होगा, उसका जिस लाइन के साथ एंगल बना होगा, किस लाइन के साथ है, इसके, तो उस लाइन के अलोंग उसकी वैल्यू क्या होगी, कोस से मल्टीप्लाई कर दोगे, और जो वैल्यू निकल के आएगी उससे 90 का एंगल कौन सी लाइन बनाती है, ये, इसके साथ क्या करना है, ये साइन थीटा। इस तरह से। दूसरा, अगर किसी बच्चे ने बोला कि सर हम तो इसको 90 माइनस थीटा लेते हैं, एक केस थीटा इधर ना लेके 90 माइनस थीटा के साथ करोगे, तो फिर क्या करना होगा, कोस 90 माइनस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ए साइन 90 माइनस थीटा। बस याद वही रूल रखना है, जिधर एंगल बनेगा उधर कोस आएगा। अब मेरे बच्चों, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ये तो याद है। और ये क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा। भाई साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन, और साइन 90 माइनस थीटा कोस, ये हमारी वैल्यू आती है। तो इस तरह से हम क्या निकाल लेते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। अब एंगल भी निकालना है कि इसमें भी तो एंगल चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो क्या करते हैं इसके लिए, ये हमारा पी क्यू, ये ओपी, ये पी क्यू और ये ओपी चाहिए, सपोज ओ क्यू। तो ओ क्यू को निकालने के लिए जैसे मैंने अभी किया था, क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू, या ये इक्वेशन फर्स्ट बोल दे, ये सेकंड, और क्या करना है, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड। तो देखो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ए साइन थीटा अपॉन ए कोस थीटा इक्वल टू क्या है यहाँ पे, पी क्यू अपॉन ओपी। इस तरह से ए से कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा टेन थीटा इक्वल टू पी क्यू अपॉन ओपी। ये हमारी इस तरह हम निकाल लेते हैं।
चलिए कि दोनों के बीच एंगल कितना है ये समझ आ गया मेरे ख्याल से, मैं समझता हूँ। दूसरा है ऑर्थोगोनल ट्रायड यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल ट्रायड यूनिट वेक्टर क्या है ये मैं बता चुका हूँ। ट्रायड वेक्टर से मतलब क्या होगा कि जो हमारी वैल्यू एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है और जेड एक्सिस के अलोंग, क्योंकि 3 डायमेंशन भी है, उन सबको यूनिट फॉर्म में ले आओ। मींस वेक्टर तो वो रहे ये वेल क्वांटिटी, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए 1। और ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा फिर आई, ये वाला देखो, और तीसरा जेड। इसका क्या होगा आई, इसका क्या होगा जे, और इसका क्या होगा के। भाई एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कितना होता है आई कैप, वाई के अलोंग जे कैप और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप। तो ये याद रखना, ये आते हैं। और चलिए, जो वैल्यू निकली है, और वैल्यू कितनी होती है इनकी, मोड, मैंने बोला था वैल्यू लेने के लिए क्या करते हैं, उसका मोड लेते हैं। जे कैप सर हमारी प्रॉब्लम भी तो लीजिए। के कैप और ये 1। देखो जरा, तो किसी वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की टर्म में कैसे लिखोगे बच्चों, बताओ किस तरह से लिखेंगे। देखो जरा, एक बात तो समझ आ गई अभी कि ये वेक्टर ए, और इसको मैंने इस अर्थ से लिया ए कोस थीटा और ये ए साइन थीटा। लेकिन अगर हम कोस साइन में ना लेके क्या ले लें, खाली ये एक्स एक्सिस और वाई, तो उसके लिए क्या बताया हुआ है कि वेक्टर ए, और वेक्टर ए को यहां क्या लिखना होगा, ए आई कैप और ए जे कैप। अरे यही तो लिखोगे वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे, ए आई कैप प्लस ए जे कैप, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है। जब आप मोड निकालोगे ए का तो कैसे निकालोगे, मोड ए इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड खाली ए स्क्वायर प्लस, ये बता चुका हूं मॉडुलस ऑफ वेक्टर में, इसका स्क्वायर पहली वाली टर्म का, दूसरे वाली टर्म का स्क्वायर, और दोनों का 2a स्क्वायर। तो a बाहर आ जाएगा √2। और तुम्हें पता है अगर आपको दो वैल्यू ये पता है तो उसका जो डायगोनल होता है उसकी वैल्यू √2a आती है, साइड मल्टीप्लाई √2। इस तरह से अगर z भी होता, तीसरा भी होता, तो तीसरे में क्या लेते, ये रेक्टेंगल कंपोनेंट की टर्म में तब आता है ये। अगर क्यूब की फॉर्म में होता a, और इसको मैंने बोल दिया ये किसकी टर्म है, ax, ये ay। सपोज x एक्सिस के लोग वैल्यू है ax, y एक्सिस के लोग वैल्यू है ay। अगर तीनों में ही होगी तो क्या बोलोगे, axi ayj प्लस azk। और ये होगा कैसे, समझो जरा। सपोज यहां से ओरिजिन से हमने चलना शुरू किया, और वो चलता है पहले एक्स एक्सिस के साथ, कितना चलता है ax, फिर चलता है y के साथ ay, और फिर चलता है az बाहर, है ना। तो तीनों का मिला के यहाँ पे आएगा, खैर मैं दो का मिला के बोल रहा हूं, तो ये बनेगा हमारा वेक्टर ये वाला, यहाँ वाली टर्म। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, ax आई वेक्टर फॉर्म में और ay j। मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, जो अभी बताया मोड लेके, ये वाला रूल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, तो क्यूब की फॉर्म में भी और रेक्टेंगुलर दोनों। नेक्स्ट टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट, या ये बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। अब ये वेक्टर प्रोडक्ट आखिर होता क्या, मल्टीप्लाई तो तुमने की है, प्रोडक्ट निकालना सबको आता है। मान के चलो मैं बोलता हूं 2 की 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 से प्रोडक्ट निकालना है, तो क्या करोगे, कुछ बच्चे तो कर देते हैं ये आंसर से, कुछ बच्चे करते हैं ऐसे, ठीक। लेकिन जब हम वेक्टर्स
का प्रोडक्ट निकालेंगे तो इनमें से एक बार में एक ही साइन लेंगे और उसका मतलब भी होता है। देखो यहां पर हम दोनों में से कुछ भी यूज किया, आंसर हमें मिला है, क्योंकि हम जानते हैं मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट का सिंबल दोनों ही होते हैं। लेकिन हमने फिजिक्स के अंदर जब प्रोडक्ट निकालते हैं वेक्टर क्वांटिटी का तो एक बार में एक सिंबल यूज करते हैं और उसका एक मीनिंग होता है, और वो मीनिंग क्या है वो देखते हैं। तो प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा कि जब टू वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं वो वेक्टर भी मिल सकती है और या स्केलर भी मिल सकती है। अगर वो वेक्टर मिलेगी तो उस प्रोडक्ट का नाम भी क्या बोलेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट। और अगर प्रोडक्ट करने के बाद, उनको दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा प्रोडक्ट क्या मिलता है, अगर वेक्टर मिलेगा वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर मिलेगा स्केलर प्रोडक्ट। कैसे, देखो यहां पे अगर मैंने किया वेक्टर ए वेक्टर बी और ये सिंबल लगाता हूं, ये डॉट लगाता हूं खाली, तो समझ जाना प्रोडक्ट कौन सा है, स्केलर, और इसका इसीलिए नाम डालते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये होगा कब वो भी बताऊंगा। कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट। ठीक है, फॉर्मूला क्या आएगा, ए बी और दोनों के बीच एंगल कितना है, कोस थीटा। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, ए डॉट बी कौन सा प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, और वैल्यू क्या आएगी, ए बी कोस थीटा। दूसरा ए क्रॉस बी, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है यहां भी, ये भी, और यहां पे आएगी ए बी साइन थीटा। लेकिन एक प्रॉब्लम है बच्चों, अब वेक्टर प्रोडक्ट में हम डॉट प्रोडक्ट में डॉट लगाते हैं या स्केलर प्रोडक्ट बोले, डॉट प्रोडक्ट, डॉट और स्केलर। और वेक्टर में क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, क्रॉस, इसको बोलते हैं वेक्टर क्रॉस और वेक्टर, इसके नाम। लेकिन वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट में क्वांटिटी कैसी आती है, यहां पे हमें क्वांटिटी कैसी मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। यहां पे क्वांटिटी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में तो यहां पे पता चल रहा है कोई सिंबल ही नहीं है वेक्टर का, ठीक है, लेकिन यहां तो ये भी स्केलर ही है, इसीलिए वेक्टर बनाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे फायदा क्या होगा, हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर क्वांटिटी कैसी बनती है, सुन लो, किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करें या नंबर से डिवाइड करें या मैग्नीट्यूड से, खाली स्केलर का मतलब ही क्या है, जो नंबर हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, है ना, स्केलर का मतलब ये। तो दो वेक्टर क्वांटिटी है, मींस इस क्वांटिटी में भी डायरेक्शन है, वैल्यू है, डायरेक्शन है, वैल्यू है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू वैल्यू आएगी, डायरेक्शन नहीं आती। मींस जो क्वांटिटी हमें मिलेगी यहाँ पे उसकी डायरेक्शन नहीं होगी, इसीलिए हमने उस क्वांटिटी का क्या नाम दिया, स्केलर। लेकिन जब दो वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं और उनका क्रॉस करते हैं और यहाँ पे भी वेक्टर क्वांटिटी मिलती है तो इस तरह के प्रोडक्ट को कैसा बोलते हैं, क्रॉस। इनके एग्जांपल देखो, जैसे वर्क, फॉर्मूला होता है W इक्वल टू, इस पे एरो नहीं लगाओगे क्योंकि स्केलर क्वांटिटी पढ़ चुके आप, वर्क कैसी क्वांटिटी, स्केलर, और फॉर्मूला होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट। एक बात याद रखना बच्चों, अब आप फिजिक्स में घुस गए, यहां अब तक आपने मल्टीप्लाई मनमर्जी से कहीं पे क्रॉस लगाते थे ऐसे, कहीं पे डॉट, लेकिन इस चैप्टर में खासकर, और मैं तो कहूंगा फिजिक्स में, अगर वह क्वांटिटी आपकी स्केलर है तो इसको तो भूल जाओ, यहां लिखना ये वाला, है ना, डॉट और इनके ऊपर एरो। तो क्या होगा सिंबल, या तो चलो फॉर्मूला लिखा आपने वर्क, ये वाला होगा। अब सिंबल लिखोगे तो क्या होगा, वर्क के ऊपर एरो नहीं, स्केलर है, फोर्स के ऊपर भी एरो और डॉट डिस्प्लेसमेंट के ऊपर है। दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसका फॉर्मूला है, ई डॉट एरिया वेक्टर, यहां पे भी इस तरह से। अब मैं बात करूंगा वेक्टर क्वांटिटी के लिए, वेक्टर क्वांटिटी टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट
क्रॉस एफ। यहां याद रखो, यहां भी एरो है, मैंने यहां नहीं लगा, ये गलत है,